नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण नामक पाठ को शुरू करेंगे। इसमें क्या है, 4 प्रश्नावली है। सबसे पहली प्रश्नावली में आपको समझना है कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है। दूसरी प्रश्नावली के अंदर आपको इसका हल निकालना सीखना है। तीसरी प्रश्नावली के अंदर इसका आप ग्राफ बनाओगे और चौथी प्रश्नावली के अंदर इसका आपको ग्राफ बनाना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर। एक्स अक्ष और वाई अक्ष अभी तीसरे पार्ट में आपने समझा, इसीलिए मैंने तीसरा पार्ट पढ़ाया था, वो कंपलसरी है इसको समझने के लिए। और अगर आपने दूसरा पार्ट पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा, बहुपद नहीं पढ़ा, तो उसे पहले पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये पार्ट चौथा, ठीक है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रैखिक समीकरण को समझने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए पद, जो कि आपको दूसरे पार्ट में समझाया गया था बहुपद के अंदर। उसके बाद आपको आना चाहिए बहुपद, ठीक है। उसके बाद आता है समीकरण और फिर आपको आ जाएगा समझ में कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो मैं क्विक रिवीजन आपको कराता हूं कि पद क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी दूसरे पार्ट में समझा रखा है। अगर आपको देखना तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं दूसरा पार्ट। पद क्या होता था, अचर। यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताया जाएगा, बिल्कुल डीपली नहीं जाएंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अचर और चर। अचर क्या होते थे, ए बी सी और वहां पे लिखा है कुछ एक्स वाई जेड। अचर चर होते हैं वेरिएबल। चर को मैं सही से समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत यूज होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, जहां देखो तहां चर 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 यूज होगा। ये क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अंग्रेजी में वेरिएबल। अब वेरिएबल चर को समझना, जैसे आपके यहाँ थाना होता है ना, पुलिस चौकी, तो वहां पे क्या होता है, पुलिस वाला होता है, ठीक है। अब पुलिस वाला क्या नाम है, वो क्या है, एक तरीके से चर है। पुलिस वाले के पद पे अलग अलग बंदे आते रहते हैं। कोई रमेश है, दिनेश है, वो आया अपना ड्यूटी किया 4 साल 5 साल फिर चला गया। फिर कोई रामू आ गया, वो 4 साल 5 साल ड्यूटी किया, वो चला गया। पर आप सबको क्या बोलोगे कि ये पुलिस वाला है। तो पुलिस वाला क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब उसमें कोई भी संख्या डालोगे। जैसे मान लिया चर एक एक्स है, तो एक्स में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, जो भी आएंगे, पर हम सबको कहेंगे क्या है, एक्स के मान है। तो उसी तरीके से पुलिस वाला एक वेरिएबल है, उसके स्थान पे वो एक जॉब का नाम है, उसके स्थान पे तरह तरह के बंदे आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। वैसे ही है अचर, ठीक है। और अचर क्या होता है, अचर कोई भी संख्या जो फिक्स हो, मतलब कोई बंदा आए वही पुलिस वाला नाम है तो वही रहेगा, वो हटेगा नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, तो ए बी सी ये होते हैं क्या आपके अचर और ये होते हैं चर। मैं पद बता रहा हूं और पद का रूप कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या है, ये आपको पहले पाठ में ही बताया गया है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती, मतलब जितनी संख्याएं हैं अभी तक सारी के सारे को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। और ये क्या है, ये आपका चर है, वेरिएबल। अभी बताया ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और ये जो n लगा है उसके ऊपर घात लगी है, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। घात ये क्या होती है, पूर्ण संख्या। हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी ऊपर जो होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे आप पद नहीं बोलोगे। बात क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरा पार्ट का वीडियो लेक्चर, उसके 2 पार्ट देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैंने सब कुछ डिटेल में अच्छे से बताया है। ओके, अच्छा, तो जैसे -5x ले लेते, ये पद है कि नहीं, देखो ये क्या है, -5, एक ही जगह पे -5 है, यानी कि ये क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। हाँ जी है। x क्या है, चर है। इसके ऊपर क्या लिखा था, घात लगी थी, तो घात यहाँ पे आपको कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही, यानी कि इसके ऊपर 1 है। जिसके ऊपर कोई नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, भगवान होता है सबका। हाँ, तो इसके ऊपर 1 है, ठीक है। और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल जी है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले पार्ट में अच्छे समझा, 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक वाली सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यानी कि ये क्या है, पद है। अच्छा, 3x की घात -1,
3x की घात -1, ये बताओ पद है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी घात लगी है -1 लगी, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी कि ये पद नहीं है। तो जो पद होंगे उन्हीं को आप बोलोगे, वरना नहीं बोलोगे। ये कंपटीशन में आ जाते हैं बच्चों, बंदों को पता ही नहीं होता कि पद क्या होते हैं। ठीक है, यहीं से आते हैं कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, और हमें आइडिया नहीं होता। अच्छा, ये हमारा पद हमने समझ लिया। उसके बाद बहुपद समझते हैं। बहुपद क्या होते हैं? इसी तरीके से कई सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिख देना ही बहुपद कहलाता है। जैसे कि लिख दिया, मान लो 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x की घात 1। ये क्या है? सारे x है, और ये क्या लिखे गए? एक पद, दो पद, तीन पद को एक साथ लिख दिया जोड़ के, ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। यही तो पढ़ा था बहुपद में, बस। और इनको क्या किया जाता है? बहुपद को इनकी घात को घटते क्रम में लिखा जाता है। इनकी घात को घटते क्रम में लिखा जाता है, एक नियम है। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं होता, पर यही एक स्टैंडर्ड रूल जो है वो ऐसा है। ठीक है, इसके बाद आपने वहां पे इसके प्रकार पढ़े थे, बहुपद के प्रकार। एक तो था घात के आधार पे, ठीक है, एक था पद के आधार पे। तो पद के आधार पे क्या था? अगर एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, तीन पद है तो तीन पदी। और अगर घात के आधार से देखा जाए तो इस पूरे बहुपद में हम देखते थे कि सबसे बड़ी घात कितनी है। इसमें क्या है? एक है, ये तीन है, दो है, तीन है। इसमें सबसे बड़ी क्या है? तीन है, यानी कि इस पूरे बहुपद की घात क्या है? तीन है, यानी कि ये त्रिपदी बहुपद है। ओ सॉरी, त्रिघातीय बहुपद है। घात के आधार त्रिघातीय, पद के आधार पर त्रिपदी है, घात के आधार पे त्रिघातीय। अच्छा, मान लो ये पद ना होता, अब इसे क्या बोलते? अब ये क्या है? द्विपदी है, और इसकी घात के आधार पर अगर बहुपद को बताएं तो ये क्या है? द्विघातीय है। ठीक है, अच्छा मान लो ये है, सिर्फ इतना ही है, x की घात या x ही है। अब ये बताओ कौन सा बहुपद है? इसमें मान लो और पद तो नहीं है, सिर्फ एक ही पद है, इसे भी बहुपद बोलेंगे। और इसकी घात कितनी है? एक है, यानी कि इसे बोलते हैं रैखिक। तो रैखिक आपका जो आया है यहीं से आया है, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये आपका था रैखिक। इसको मैंने दूसरे प्रश्न पार्ट में अच्छे से बताया कि रैखिक बहुपद क्या है। ये वहां पे प्रकार को बताया था, तो वहां पे बताया था इनकी जिसकी घात क्या हो, जिस बहुपद की एक, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब इसके बाद समीकरण की बात कर लेते हैं। तो कोई भी बहुपद हो, उसके बराबर में अगर कोई संख्या रख दी जाए, कोई फिक्स नंबर यानी कि अचर चीजें रख दी जाए, वही बन जाता है समीकरण। मान लो 4x 2x बराबर में कुछ रख दिया, 0 ही रख दिया कोई संख्या, तो ये क्या बन गया? अब समीकरण बन गया। ठीक है, x बराबर 0 रख दिया, ये क्या बन गया? समीकरण। यहाँ पे तो रैखिक बहुपद था, अब क्या बन गया? समीकरण। इसके बराबर कोई संख्या रख दिया, ये भी समीकरण है। तो बात समझ पा रहे हो समीकरण क्या है? ओके, अब जो आपके पाठ में दिया गया, यहाँ पे दिया गया है दो चर वाले रैखिक बहुपद। यहाँ पे चर क्या था? दूसरे पाठ में आपने पढ़ा था, चर सिर्फ एक ही रहता था। किसी बहुपद के अंदर चर सिर्फ एक ही रहता था। अब मैंने यहाँ पे बताया कि x y z कुछ भी हो सकते हैं, पर इसमें क्या होता था? सिर्फ एक। अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z ही रहेगा। पर आपको इस पार्ट के अंदर जो पढ़ना है उसमें दो चर होंगे। ठीक है, दो चर होंगे और वो रैखिक होंगे। तो देखो, दो चर में आपके हो सकते हैं जैसे 4x प्लस 3y। ठीक है, ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद को जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, और दोनों की घातें कितनी है? एक एक है, यानी कि इस पूरे बहुपद की घात क्या है? एक है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। अब बहुपद के सामने ही मान लो मैंने 0 लगा दिया, अब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो ये रैखिक बहुपद था, अब क्या बन गया? रैखिक समीकरण बन गया। रैखिक समीकरण। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप दूसरा पार्ट पहले देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ये होता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1, कोई भी संख्या हो सकती है, 3। ठीक है, अच्छा इसकी स्टैंडर्ड एक रूप है सामान्य रूप। सामान्य रूप, इसको आप जरूर याद कर लेना। ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ पे तो भैया आपने ये बताया इस रूप में कैसे है। तो अगर मैं इसे 4x प्लस 3y और उधर जो 3 है उसको इधर लाऊं, -3 बराबर 0, तो ये और ये क्या है? एक तरीके का है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये चीज आप जरूर नोट कर लेना कि रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात क्लियर हुई कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं? इसमें दो चर होंगे, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर होंगे और रैखिक होंगे, यानी कि उनकी घातें क्या होंगी? एक होंगी।
तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली की ओर। आपकी प्रश्न बहुत आराम से हो जाएगी इसके बाद, इतना अगर आपने समझ लिया है। प्रश्नावली 4.1 तो रैखिक समीकरण में लिख देता हूं क्या होता है। इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। यही होता है आपका रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। मतलब इसी तरीके का होगा, इसी प्रकार का होगा। और इसमें क्या होते हैं, दो चर होते हैं और दोनों की घात क्या होती है, 1 होती है। ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोलोगे भैया c नहीं है तो c मान लो कि इधर 0 है भाई। चलो मैं बना देता हूँ उसके रूप का भी। बराबर में 0 रख दिया, प्लस 2 रख दिया, तो यहाँ पे c है। तो कुछ इस तरीके का होता है, इतना आपने समझा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 4.1 में दिया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। नोटबुक की कीमत कितनी है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अच्छा, यहाँ पे संकेत भी दिया गया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y रुपए है, तो मतलब ये बराबर कब है। इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को आप अच्छे से समझना। क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुना है। संकेत में दिया गया, हम चलो मान लेते हैं। माना नोटबुक की कीमत x रुपए है, ठीक है, और कलम की कीमत y रुपए है। तो ये कह रहा है एक नोटबुक की कीमत क्या है, 2 गुना है कलम की कीमत से। तो नोटबुक अगर मान लो आपने माना है x, तो ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, 2 गुना है कलम की कीमत से। तो कलम आपने y माना है, यानी कि नोटबुक क्या है, 2 गुना है। तो 2 गुना किसका है, किसका है ना, तो 2 गुना इधर लगा दोगे। नोटबुक की कीमत क्या है, 2 गुना है कलम की कीमत से। यही बन गया आपका रैखिक समीकरण। बात को ध्यान समझना, क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत 2 गुना है कलम की कीमत से। तो कलम ये रही भैया, इसी को कर दो 2 गुना, ये किसके बराबर हो जाएगा, नोटबुक के बराबर के। तो ये बन गया आपका रैखिक समीकरण। अब आप इस रूप में लाके इसे रखोगे, तो इस रूप में आप x ये इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। आपको a, b, c के मान भी बताने हैं। तो चलो कर लेते हैं। इस दूसरे का पहला दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर में 9.35 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको कह रहा है कि आप a, b, c इसका बताइए। सबसे पहले आप इसे इसके सामान्य रूप में लाइए, रैखिक सामान्य रूप में। तो भाई रैखिक का सामान्य रूप आपको पता है ये होता है, ठीक है। तो उस रूप में लाने के लिए यानी कि c भी इधर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे c आपको कोई संख्या होगी c, ठीक है, कोई भी अचर संख्या होती है, ठीक है, तो उसको इधर लाना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। जब कोई संख्या इधर से इधर आती है तो माइनस हो जाती है। मैंने ये चीज बताई है, शायद 9th में कहीं बताई है, इसको नोट कर लेना। मान लो इधर कोई संख्या प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, उधर प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, बस इतना ही होता है। इधर मान लो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यही 2 कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ कोई संख्या किसी के साथ प्लस में है ये मतलब नहीं है, इसके सामने कौन सा सिंबल है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है वो मतलब है, ठीक है। और मल्टीप्लाई और गुणा आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे y क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक है, इधर आएगी ऋणात्मक हो जाएगी। जब धनात्मक होती है इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक में 9.35 के ऊपर बार, और यहाँ पे अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ये इधर आ गया है
तो इधर कुछ बचा नहीं, शून्य बचा, और यही आपका क्या है, सामान्य रूप है, इस रूप में आ गया। अब इसकी तुलना करो आप इस रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से। तो इसे मैं एक समीकरण बना देता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं समीकरण एक की तुलना रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करने पर, क्योंकि एबीसी का मान लगाना है ना, तो करने पर, तो इसका सामान्य रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा पद है माइनस का, बी की जगह पे क्या है 3 है, ए की जगह पे क्या है 2 है, तो ए बराबर 2 आ गया, बी बराबर 3 आ गया, सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9.35, क्योंकि यहाँ पे क्या है धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक से पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे धनात्मक बचेगा, तो सी की जगह पे पूरा का पूरा ये है 3 के 5 के ऊपर 12। बात समझ पाए? इस तरीके से आपको करना है। अब इसी में दूसरा पार्ट भी दिया गया है, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसमें आप बता सकते हो एबीसी, इसका सामान्य रूप में लिखा है, बिल्कुल सामान्य रूप में पहले से ही लिखा गया है, तो ए बी सी का आप मान बता सकते हो क्या, देखो दूसरा पार्ट है इसका, ये दिया गया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर में 0। तो इसका देखो ये क्या है, सामान्य रूप के फॉर्म में दिया ही गया, जैसे ये है, तो सी भी इधर है, बिल्कुल सी भी इधर है, उधर सिर्फ 0 कर दो, यानी कि सारा इधर आ गया, तो उधर हमें 0 करना होता है बस सामान्य रूप में, तो इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर 0 हो गया, यानी कि इसी रूप में आ गया। इसके बाद अब इसकी तुलना आप इससे करो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी तुलना आप ये सामान्य रूप रैखिक समीकरण से करोगे, तो यहाँ पे a का मान क्या है, x के साथ क्या गुणा में है, भैया कुछ नहीं दिख रहा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ 1 गुणा में है, यानी कि a का मान क्या हो गया 1 हो गया। b का मान देखो, b के साथ क्या गुणा में, y के साथ क्या गुणा में है, यहाँ पे b, तो इधर भी y के साथ क्या गुणा में है, माइनस का 1/5, माइनस भी संख्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1/5 अगर y में गुणा हुआ होगा तभी ये पूरा आया है, वरना तो प्लस में ही आता। ठीक है, c की जगह पे देखो क्या है, c की जगह पे यहाँ पे ये प्लस का c है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यानी कि c बराबर क्या है प्लस का माइनस का 10। बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से आपको करने हैं सारे। अच्छा, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा जैसे पहले था उसी तरीके से सबसे पहले इसको आप सामान्य रूप में बदलोगे, 6 को इधर लाओगे, इसके राइट हैंड साइड में 0 करना है, 6 को इधर लाओगे माइनस का 6 हो जाएगा, और उसके बाद इसके सामान्य रूप से तुलना करोगे, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 2, b बराबर आ जाएगा 3, c बराबर आ जाएगा माइनस का 6। अच्छा, मैं चौथा आपको बताता हूं, शायद आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। चौथा, इसका चौथा पार्ट दिया गया है x बराबर 2y, ये है आपका दूसरे का चौथा, यही है x बराबर 3y, सॉरी x बराबर 3y। अब बताओ इसको सामान्य रूप में कैसे करोगे। मैंने बताया सामान्य रूप क्या होता है, इसके राइट हैंड, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको 0 बना देना है, यानी कि ये वाला पूरा इधर लाओगे, इधर क्या है ये प्लस का 3y है, इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3y, और इधर कुछ बचेगा अब नहीं, बिल्कुल 0 हो गया, यही हो गया आपका सामान्य रूप। अब इसमें, अरे भैया इसमें c तो आपको दिख ही नहीं रहा मेरे को, c इसमें नहीं है, नहीं है तो अरे नहीं है तो 0 होगा भाई। ठीक है, अब इसकी आप तुलना इससे करो, 0 की जगह पे 0, c की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, y क्या है b के साथ मल्टीप्लाई में है तो y है, यानी कि -3 क्या है b हो जाएगा, x के साथ क्या गुणा में है, a यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे -3, c है ही नहीं कुछ, यानी कि 0। बात समझे, c आपको नहीं दिख रहा तो 0 है। इसी तरीके से चौथा हो जाएगा आपका। चौथे के बाद पांचवा चौथे के जैसा ही है, सबसे पहले उसको इस रूप में लाओगे, फिर वहां पे इसमें भी c नहीं है, c 0 हो जाएगा, a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा -5। ठीक है, इसके बाद छठा मैं बताता हूं, 6 3x + 2 बराबर 0, यही है क्या, 3x + 2 बराबर 0 ये है। ठीक है,
इसको भी आपको सबसे पहले सामान्य रूप में लाना है। तो भैया इसके राइट हैंड साइड में तो 0 है ही, यानी कि सामान्य रूप में है ही, ठीक है। अब भैया इसकी हम तुलना जब करेंगे इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, यानी कि a बराबर तो 3 मिल गया। यहाँ पे y है, इसमें y पद है ही नहीं, ठीक है, यानी कि y पद नहीं है तो b यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब y पद ही नहीं है तो b 0 रहा होगा, b से गुणा होके y भी 0 हो चुका होगा, हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे c है, ठीक है जी, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि c की जगह पे आपका 2 मिल गया, हो गया आंसर। छठे के बाद सातवें में क्या है, b दिया गया है, a नहीं दिया गया, यानी कि x वाला पद नहीं है, तो यानी a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर -2 हो जाएगा। सातवें के बाद आठवां है 5 - 2x हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी आठवां है 5 बराबर 2x। इसको सामान्य रूप में लाने के लिए इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5 - 2x बराबर में 0, ठीक है। अब इसकी तुलना आप इससे करोगे, भैया ये तो 5 पहले दिख रहा है, भाई इसको बदल लो आप, ये हो जाएगा -2x प्लस का 5 बराबर में 0, प्लस में था ना, प्लस में रखेंगे। अब इसकी तुलना आप इससे करोगे तो यहाँ पे आपका a का मान आ जाएगा -2, b का मान क्या आएगा, y है क्या, इसमें y नहीं है, यानी कि b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, c बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम प्रश्नावली 4.2 को समाप्त करेंगे और सबसे पहले उसके कंसेप्ट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।